हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4। नाम है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दो टाइप की फिजिक्स होती है। प्लस वन में हमें पुराने वाली फिजिक्स पढ़नी है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई, साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया था, और उसके बाद 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो क्या लगता है, करें स्टार्ट? ओके। एक बात का ध्यान रखना, रटना मत। हर एक चीज में चाहे आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा ही क्यों ना लगाने पड़े कॉन्सेप्ट समझने में, ये ध्यान रखना। अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के पर क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। शॉर्टकट के पीछे इतनी जल्दी मत भागना जब तक वो शॉर्टकट क्यों आया ये समझ में ना आए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना है। शॉर्टकट याद हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से शॉर्टकट याद होते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट कहाँ से आया ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता है। सीधा फार्मूला हाँ लगते हैं सर, उससे आसान भी होते हैं, लेकिन क्या हो सिचुएशन बदल दे तो देखते हैं क्या मिलता है इस चैप्टर में। नोट्स बनाने हैं तो लेके बैठ जाओ नोटबुक वगैरह। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, या तो मैंने लिंक डाल दिया है, मैं डाल दूंगा। देखो, हम बात करेंगे क्लास 11th, चैप्टर नंबर होगा आपका 4। नाम होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई थिंक मैं ज्यादा ही शॉर्ट लिख रहा हूं। हमारे पास क्या है, अपने पास जो फिजिक्स है बेटा, यस, दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं फिजिक्स को। एक वो फिजिक्स है जो बिफोर 1800 है, 1800 से पहले आई थी। एक फिजिक्स आती है हमारे पास आफ्टर 1800। जो पहले फिजिक्स आई थी बिफोर 1800 उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? क्लासिकल फिजिक्स। ओ माय गॉड। और जो आज के टाइम पढ़ने हैं दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स का एक टाइप से मान के चलो गॉड फादर था, ठीक है। उसने यहां से न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सन 1642 से 1727 के बीच की। न्यूटन का राज था यहाँ पे, वही तो गॉडफादर था, है ना। आपकी क्लास में भी कोई ना कोई होता होगा जिसके बीच में ग्रुप चलता है कि हाँ वो बच्चा अच्छा है वो नहीं है, वो टीचर खड़ूस है वो नहीं है। हाँ, मेरी गलती तो पता नहीं खड़ूस में होती है या अच्छे वाले टीचर्स में होती है। कोई बच्चा देख रहा है तो बताए जरूर मुझे कमेंट में, खड़ूस हूँ या अच्छा हूँ, ठीक है। ओके, बात करते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स की। 11th में यही पढ़ना है। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर हम काइनेमेटिक्स को। इधर आता हूं, इधर इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट में हमने क्या किया सर, हमने पढ़ी काइनेमेटिक्स। काइना का मतलब क्या था कि बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में रहेगा। और मैटिक्स का मतलब था सर मोशन में रहते हुए उसके पास जो भी वो मैथमेटिकल टूल लगाएगा उसके रास्ते को प्रिडिक्ट करने के लिए, उनकी बात करेंगे काइनामेटिक्स की। लेकिन इसकी कमी क्या थी, इसमें हमें काज ऑफ मोशन नहीं पता होता था बच्चों। किस कारण से वो मोशन है ये नहीं पता था। तो इसके बाद इसी से मिलती जुलती ब्रांच आई हमारे पास डायनेमिक्स। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है? सुन चुके हैं सर। इसमें भी मोशन होगा। हम बॉडी को किस में पढ़ेंगे? मोशन में। लेकिन खास बात यहां पे काज ऑफ मोशन या मैं कहूं इफेक्ट ऑफ मोशन, वो हमें पता होगा। और काज और इफेक्ट होगा हमारा फोर्स, यही तो हमें पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई? यानी काइनेमेटिक्स में जो किया हमने, वहां पे हमें कारण नहीं पता था। किस कारण से? बस बोल दिया एक बस है वो भाग रही है 60 की स्पीड से। क्यों भाग रही है भाई? एक बॉडी है वो गिर रही है 2 की स्पीड से, एक बॉडी है वो 5 की स्पीड से लेफ्ट में जा रही है। क्यों? नहीं पता था, बस जा रही है, हमने ये माना था कि उसकी वेलोसिटी है v। ऐसे ही बोलते थे ना, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन क्यों है, किस कारण से है, नहीं पढ़ा।
तो वो एनएलएम में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट में रखने की ट्राई करूंगा ताकि दिन की एक वीडियो तो आप देख ही सको, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायनेमिक्स में मोशन है, और मोशन किस कारण है, क्योंकि उसपे क्या लगा है, कोई फोर्स लगा है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब छोटे बच्चे वाली बात पे आते हैं, सर फोर्स क्या होता है। थोड़ी बात फोर्स पे भी कर लेते हैं, डेफिनेशन लिखवा दूं? हाँ सर, फिर हम नोटबुक में एज इट इज छाप लेंगे। तो लिखो नोट्स को, इट इज द पुश और पुल which can change or tries to change the position and direction of a body। oh my god, इतनी अच्छी राइटिंग आपकी, राइटिंग में कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना। बड़ी मेहनत लगती है बनाने में राइटिंग को, ऐसे चाइनीज नहीं बनती। फोर्स क्या है सर, उस पुल या पुश को मैं फोर्स कहूंगा जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज कर दे या चेंज करने की मात्रा क्या करे, ट्राई। जैसे इस मार्कर को मैं हिला पा रहा हूं, पुल या पुश। क्या कहा, मेरी तरफ खींचूंगा तो मैं क्या होगा, पुल या पुश। वो दरवाजे पे लिखा होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं जिसमें कि पुल लिखा हुआ है, पुल का मतलब क्या होता है, फिर हिंदी में सोचते हैं पुल मीन्स खींचना, फिर उसको खींचते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम पोजीशन को चेंज करते हैं जब फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाइट बोर्ड को मुझे पुश करना, आई हैव टू पुश इट, सर पोजीशन चेंज नहीं कर पाऊंगा इसकी। इतनी बात समझ में आई ना जी। तो उसको हम क्या फोर्स कहेंगे, बिल्कुल फोर्स कहेंगे सर। फोर्स के बारे में बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन है, मैं किधर लगा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और बात करें तो सर इसकी ऐसा यूनिट है फोर्स की, दैट इज न्यूटन, NEWTON, न्यूटन चचा के नाम से आई थी। सीजीएस यूनिट है, दैट इज डाइन, डायनिक DYN, डाइन। और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। ये भी नहीं पढ़ा है तो मतलब आपने न्यूमेरिकल नहीं की है, मैं मान के चलूंगा। पता था क्या? कमेंट है बता दिया करो मेरे को, मैं वीडियोस डालने के बाद आपके कमेंट जरूर चेक करता हूँ, मजा आता है। फोर्स, अगर मैं फोर्स की बात करूं डायमेंशनल फार्मूला की, ओके सर, M1L1T-2 कहां से आया नहीं देखा है तो चैप्टर 1 टाइप कीजिए, द जेनेसिस, आपको मिल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ओके, और भी कई बार यूनिट लिखी होती है फोर्स की, जैसे 1 kgf, ओके सर, या kgf, यानी 1 किलोग्राम पे कितना फोर्स लगता है, दैट इज 9.8 न्यूटन। कर लेंगे बात कहां से आया, तो इतना छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइटिंग कैसी आ रही है, कमेंट में तो बता दो। क्या शैडो आ रही है क्या? ओके सर, लाइट सोर्स के सामने खड़े हो जाते हो, शैडो भी नहीं आएगी क्या? ऐसा क्या है? ओके, रब कर रहा हूं, जिसको नहीं देखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब कर देता हूं। राइटिंग कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और अच्छा खासे न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। और जिसको भाई वर्कशीट करनी है सर, DPP करनी है, मैं तो इनिशियल फेज में हूं, अपने ग्रुप को ज्वाइन रखें। ग्रुप को छोड़ दिया है सर हमने, तो फिर मैं वापस ज्वाइन नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं बेटा, कर लीजिए लेकिन लिमिट होती है ना। ओके बच्चा पार्टी, चलो ये तो देख लिया हमने फोर्स क्या होता है। अब होता कितने प्रकार का है बात ये करें। पहले हम बात करेंगे सर कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जब बॉडीज एक्चुअली में कॉन्टैक्ट में हो, तो यहाँ पे हमें जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस बात करेंगे, हम मोस्टली मोटे मोटे बता देता हूँ मैं, नहीं तो बोलोगे सर मस्कुलर फोर्स भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, किसी को उठाने में टच करना पड़ेगा ना, मसल से फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हाँ भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, वो छोटे क्लासेस में आता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हम बात करेंगे, तो यहां मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन।
ओह माय गॉड सर, वैसे सर कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी मैं बात करने वाला हूं टेंशन की। सर क्यों टेंशन दे रहे हो? थर्ड मैं बात करूंगा सर स्प्रिंग फोर्स की। ओके सर। इसके बाद मैं लास्ट में बात करूंगा फ्रिक्शन की। ये वाले कॉन्टैक्ट फोर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी बॉडीज आपस में एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होंगी। दूसरी बात करूं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। जिसको लगता है सर जल्दी जल्दी नहीं करवा रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, मुझे मजा लेके पढ़ाने में मजा आता है, ऐसे आराम आराम से बात करते करते। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो सबसे पहले हम जो पढ़ना है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके ना? उसके बाद और भी होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट जिसमें बॉडी टच नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स। और भी होते हैं बेटा, क्या और भी फोर्स बच जाते हैं? मुझसे कोई पूछे नहीं, फोर्स है सर और भी बच जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग वाला। कहा? और कौन कौन सा बच गया सर? वीक फोर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स। क्या है? अरे कहा, एग्जाम्पल दे देता हूँ ना, कंफ्यूज क्यों होता हूँ। वांडरवाल फोर्स पढ़ा था नाम, इसलिए बता रहा हूँ। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री का क्या काम, ठीक है ना? बाकी बैच में पढ़ा लेंगे। फिजिक्स वाला टीचर मैथ भी पढ़ा सकता है और केमिस्ट्री भी, यही तो खास बात है। वीक फोर्स पे क्या होगा, केमिस्ट्री में जो फोर्स पढ़ते हो आप, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्स, वो सारे वीक फोर्सेज हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये वाला फोर्स कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है बेटा? सर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग है। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर होगा एटम एंड न्यूक्लियाई का। मैग्नेटिक 12th में जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में जाएगा, ग्रेविटेशनल 11th में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें 1 2 3 4 और 5 ये लगाया पंजा, 5 टाइप के फोर्सेस पढ़ने हैं। कैसे लगने हैं, कहां कहां लगने हैं, और किस सिचुएशन में कोई फोर्स बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर ये पता लग गया तो बात खत्म, ठीक है ना? इसका ख्याल जरूर रखते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके बेटा, रब कर दो इसको। हम बात करेंगे यहां से एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पहले उसको ही निपटाते हैं, ग्रेविटेशन को या ग्रेविटेशनल कहूं, मैं रब कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को ही खत्म करते हैं। तो आज के लेक्चर का नाम रहेगा हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एनएलएम का पहला लेक्चर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर। इंक मैंने अच्छे से पिला रखी है। चलो, पहला फोर्स हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक चैप्टर आएगा इसका, तब हम बात कर लेंगे। सर क्या होता है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव बॉडीज। ऐसी दो बॉडी, एक बॉडी ये है, दो बॉडी ये है, दोनों आर दूरी पे रखी है। कितनी दूर डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो मैं छोटी क्लास की बात करूं, हम लगा देते थे सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाता था g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी क्या होता था सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थोड़ी थोड़ी वैल्यू याद रखते जाओ, एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है यूनिवर्स में, कहीं पे भी जाओ तुम, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू कब किसने दी थी? हेनरी कैवेंडिश ने।
हेनरी कैवेंडिश। कब दी थी इसकी? लगभग, लगभग क्यों, एक्यूरेट बात करता हूँ, 1798 में दी थी सर। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है। मैं एक वर्ड जोड़ देता हूँ, यूनिवर्सल, क्योंकि इसकी यूनिवर्स में वैल्यू हर जगह से बदलता नहीं है, प्लेनेट बदल दो, कुछ बदल दो। तो ऐसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या अट्रैक्टिव फोर्स निकालते हैं। लेकिन ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है बच्चा पार्टी, नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है वो ग्रेविटेशन। ठीक है, चार फंडामेंटल फोर्सेस पहले चैप्टर में बात करते हैं, सबसे कमजोर वाला ये। ओके सर। अब अगर इन दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट में अर्थ ले लूं, क्या कहा, एक तो ऑब्जेक्ट वही है अपना जिसका मास m है, और दूसरा ऑब्जेक्ट में ले लूं अर्थ, क्या ले लूं, अर्थ, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा, इसको हम बोल देंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, क्या बोल देंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और यह होती है मास इनटू ग्रेविटी, और इसी को आपने बोलते हैं वेट। अब हम मोस्टली इस ऑब्जेक्ट को हम सरफेस के ऊपर लेते हैं, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वेट है। डेफिनेशन देना चाहूं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की, तो यहां लिख दूं मैं, इट इज द पुल with which earth attract an object। एक ऐसा पुल जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और यह हमेशा, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, या कहूं परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। यह हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। समझो, यह मैंने कोई सरफेस ले ली, और मैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन पे आपको फील करवाता हूँ, एक ब्लॉक रख रहा हूं मैं बार बार, आप ये लो सर। तो हर बार जो ग्रेविटी के कारण जो जी है, यानी अपना वेट, हमारा वेट भी कैसे है, जिस ताकत से हमें अर्थ खींचती है। आप बोलते हो ना मैं सर 80 किलो का हो गया हूँ, गलत बात हो, आप 80 केजी के नहीं हो, वो आपका वेट है, आप 80 न्यूटन के हो, क्योंकि उस फोर्स से अर्थ आपको खींचती है। आपका वो वेट है, वेट इज द फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ एन अर्थ। प्लेनेट दूसरे पे जाओगे, ग्रेविटी बदल जाएगी, आपका वेट बदल जाएगा। आपका मास की यूनिट है केजी, ये बात ध्यान रखो। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, चाहे बॉडी कहीं रखी हो, चाहे बॉडी कहीं रखी हो, मैं हर बार देखो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। समझे बात को बच्चों? भाई कोई इंक्लाइंड प्लेन है सर, यहां मास रख दिया मैंने, हम कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जी को वर्टिकली डाउनवर्ड करूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताऊंगा क्या होता है, पहले इतना छाप लीजिए, ये मत भूलना कहाँ एक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, एक बार छाप लो, मैं देख लेता हूँ। छाप लिया बच्चों? रब कर दूं? कर दो सर, रब कर दो सर, जल्दी कर दो सर। दूसरे टाइप की फोर्स की बात करते हैं, हेडिंग बना लो, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसकी रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत पड़ी है, हम यहां करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। पहली बात तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, यही बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट,
यानी जहां पे हमारी बॉडी टच कर रही है किसी पे प्लेन को, वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स परपेंडिकुलरली काम करेगा। ठीक है, समझो। फिर से वही उबड़ खाबड़ जमीन बना देते हैं सर, इतना एरे समतल भी तो आने दो। ओके, ब्लॉक अलग अलग जगह पे रखता हूं। देखो, समझाने के लिए जरूरी है बेटा, स्टोरी जरूरी है, मजा जरूरी है क्लास में। जैसे तुम टीचर के जाने के बाद मजे लेते हो ना क्लास में। अच्छा सर, आपको पता था? हम सोचते हैं हमें, आपको नहीं पता। अरे सब पता है। तो देखो बेटा, अमजी वर्टिकली डाउनवर्ड, हर एक केस में अमजी क्या लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। सबको दिख रहा है ना? सारी लाइन बिल्कुल अमजी अमजी। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रहा है। अब अर्थ इतनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो हमें वो नीचे जाता दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल रिएक्शन की, तो देखो यहाँ पे ये प्लेन हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे ये प्लेन हुआ, तो इस प्लेन के क्या सेंटर पे लगेगा? नहीं कह सकते बेटा, इतना बात ध्यान रखना। बस जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल रिएक्शन। लगाने का तरीका सीख लो, क्योंकि हम बहुत बार लगाने नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? कॉन्टेक्ट फोर्स है सर। अब दो बॉडीज आपस में टच कर रही हैं, तो दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। क्या मतलब? अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ये किसने लगाई है? ये नॉर्मल रिएक्शन लगाई है ग्राउंड ने ऑन द बॉडी, ऑन बॉडी। ग्राउंड ने इसको ऊपर भेजा है, क्योंकि इस ब्लॉक ने ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगवाई थी नीचे की तरफ। बॉडी ऑन ग्राउंड, ये बात इंपॉर्टेंट है। दो बॉडीज अगर टच कर रही है कॉन्टेक्ट, तो आपस में इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगाते हैं। अब हमें देखना है कौन सी नॉर्मल रिएक्शन अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी। क्लियर हुई बात? इस बात को भूलना नहीं, काम आएगी, बड़ी काम आएगी। एक्शन रिएक्शन पेयर इसी से होगा। ठीक है, दूसरा लो। अब थर्ड पे आते हैं सर, टेंशन। मैं रब कर रहा हूं इसको। थर्ड मेरी आती है सर टेंशन फोर्स। यह भी एक कांटेक्ट फोर्स होती है बेटा। जब किसी बॉडी को, ये पुली मान ली मैंने, पुली वो होती है ना जो पुराने कुओं पे देखी होगी आपने, जो एक टायर घूमता है, उसके ऊपर से रस्सी आवत जात थे। अरे कबीर का दोहा था, ऐसे घूमती है सर। ये अम मास मान लिया अम वन, ये मास अम टू मान लिया। जो सा भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। तो अब इस धागे में, ये जो धागा है स्ट्रिंग, इसमें खिंचाव हो जाएगा। उसी खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। ऊपर वाला भी अगर धागा था तो इसमें भी खिंचाव हो जाएगा, उसमें हम बोलेंगे टेंशन। ठीक है, और हम पहले जो एग्जांपल लेंगे, हमारी जो ये स्ट्रिंग होगी, धागा, भाई रोड होती तो रोड में भी खिंचाव होता, यहां स्ट्रिंग लेंगे। ये हम लेने वाले हैं मासलेस बेटा, यानी इसका वजन हम नहीं मानेंगे। और जब तक फ्रिक्शन नहीं पड़ेंगे, तो जो पुल्ली है ये भी हमारी फ्रिक्शनलेस पुल्ली होगी और मासलेस भी होगी। इसका भी कोई मास नहीं मानने वाले हम, बिल्कुल हल्का पहिया जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। भाई जब तक पढ़ेंगे नहीं, क्या ही करें इनको ऐड करके? गर्मी बहुत है ना सर? चलिए बेटा, तो टेंशन एक्ट किधर करती है ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हमेशा दूर काम करेगी। यानी अगर मैं यहां पे देखूं, टेंशन लगाना चाहूं तो दूर, यहां पे लगाना चाहूं तो दूर, इस पॉइंट पे लगाना चाहूं तो ये लो सर, इस पॉइंट पे लगाना चाहूं तो ये लो सर, इस पॉइंट पे लगाना चाहूं तो ये लो सर, इस पॉइंट पे ये।
यानी इसके लिए तो आप एक सिंपल सा छाता रूल याद रख लो, छाता रूल। कैसे? वो अम्ब्रेला ना ऐसे खोलते टक खोल दिया, तो छाता कैसे आता है सर, है ना? तो छाते का मुंह ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं छाता रूल, यानी ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा हमेशा, जहां पे भी आपको ड्रा करनी है। क्लियर हुई बात? ओके। अगर सेम स्ट्रिंग है, धागा सेम है, मासलेस की बात कर रहा हूं, तो टेंशन भी सेम रहेगी हर पॉइंट पे। यानी देखो ये स्ट्रिंग पूरा घूम के आया था ना इसे, तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, वैल्यू सेम रहेगी। अगर स्ट्रिंग चेंज कर दी, डिफरेंट स्ट्रिंग, धागा चेंज कर दिया, तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी, टेंशन भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ टी चल रही है, लेकिन ऊपर वाला धागा चेंज कर दिया तो इसकी टेंशन अलग होगी, हालांकि इस पूरे धागे में टेंशन सेम रहेगी। क्लियर हुई बात बेटा? मास वाली स्ट्रिंग की हम बाद में करेंगे। दिस इज टेंशन फोर्स। अब तीनों फोर्स को एक डायग्राम से समझते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। ठीक है, रब कर रहा हूं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जी इसका लगेगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ये प्लेन है, और मान लेते हैं मैंने यहाँ पुल्ली लगाई हुई है, पुल्ली नहीं लगा रहा हूं कि ये मेरी फिक्स सरफेस है, तो इसको हमने धागे से बांध रखा है, स्ट्रिंग से बांध दिया। इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी टी, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगी, सेम। इस टाइप से एक्ट करते हैं तीनों फोर्स, आपको पता। जी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे जी हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बनाएगी, और टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग जाएगी। अगर मैं इसको यूं देता, टेंशन वाली फोर्स को, मान लो एक ब्लॉक ये है फिक्स पॉइंट, यहां से एक ब्लॉक को बांध दिया मैंने, मास है, और एक यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो क्या क्या फोर्स लगेंगे, तो आपको पता है सर, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा जी, दो धागे तो दो टेंशन होगी, एक टेंशन इधर चलेगी सर T1 अवे फ्रॉम, एक टेंशन T2 चलेगी। समझ में आई बात? ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस टाइप से चल रहे हैं। अब ये सारे फोर्सेस, दिक्कत ये है कि सर ये बॉडी आपने बनाई है पूरी की पूरी, इसमें फोर्स किस पॉइंट पे लगेंगे, तो इसको खत्म करने के लिए हम बनाते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, नाम दिया FBD। क्या पॉइंट्स हैं, कैसे बनाते हैं, और फिर ये सारा क्लियर हो जाएगा कहां लगनी है। ठीक है, ओके सर। पहले कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहला पॉइंट, कंसीडर द बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को इतना छोटा मान लीजिए कि वो एक पॉइंट जैसा दिखाई दे, चाहे कितनी ही बड़ी बॉडी हो, और वो पॉइंट पे सारे फोर्स लग जाएंगे, बात खत्म। इज इट क्लियर? कि भाई पूरी बॉडी को क्या मान लो, एक पॉइंट मान लो, अर्थ के मुकाबले तो क्या वो एक पॉइंट ही तो है, और उस पॉइंट पे सारे फोर्स लगने चाहिए। दूसरा है, शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो सारे फोर्स शो कर लो जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हो। बॉडी फोर्स लगा रही है कोई मतलब नहीं है,
क्या कहा? चूचू वाले जूते हम नहीं पहने कभी, है ना? वही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ, बच्चे नहीं रुकते कभी भी। बॉडी किसी पे फोर्स लगा रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि बॉडी पर फोर्स कौन लग रहा है, कौन लगा रहा है, समझो। ये मास m है, यहाँ पे रख दिया ग्राउंड पे, तो टच है तो भाई m है, वो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ग्राउंड है वो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। बाकी वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब कौन सी नॉर्मल रिएक्शन हमें लेनी है, कंसिडर करनी है इसके फ्री बॉडी डायग्राम में। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, मास को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, नीचे इसके जी लग रहा है सर, ओके। ये ले कि ये ले, यहां से देखो, सारे फोर्सेस करो जो एक्शन एक्टिंग। अरे मेरे लिखते लिखते ना मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, ये बड़ी दिक्कत है। बॉडी पे कौन एक्ट, ये वाला तो बॉडी ने लगाया ना ग्राउंड पे, बॉडी पे तो ग्राउंड ने ये वाला एक्ट करवाया है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये वाला फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू ग्राउंड। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये। थर्ड, सेलेक्ट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सेलेक्ट कर लो बच्चों। उस पे अब आगे बढ़ेंगे इसको अच्छे पॉइंट से, तो कि वह हम उसको ऑब्जेक्ट को देख कहां से रहे। देखो सबके लिए अलग अलग पोजीशन है। मान लो एक आदमी ट्रक के पीछे लटक के भाग रहा है, चोर है, तो अपना हीरो क्या है, ग्राउंड पे खड़ा देख रहा है, तो हीरो को क्या लगेगा कि ड्राइवर, ओ सॉरी, उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, वेलोसिटी है। लेकिन अगर वही हीरो ट्रक पे भी चढ़ जाए तो उसके लिए चोर किस पे आ गया, रेस्ट में आ गया। तो डिपेंड करता है हम कहाँ से देखते हैं। बाकी इसको हम अच्छे से करेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम बताया है जो यहाँ पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड होंगे, और नॉन इनर्शियल जहाँ पे न्यूटन्स के लॉज में भी गड़बड़ आएगी, उस गड़बड़ को भी ठीक करेंगे। इज इट क्लियर? देखो नोट कर लीजिए एफबीडी। क्या समझ में आया? तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से हो गया होगा, काफी ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेज में हम 3 ही फोर्स पढ़ेंगे। 3 पढ़े क्या? तो था एफबीडी बना लिया भाई हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, और चारों को मिलके एफबीडी बनाना सीखेंगे। प्रैक्टिस करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, और कोई इंक्वायरी करनी हो तो स्क्रॉल हो रहा है नंबर, क्लियर है? बाकी जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।